आपको किसी ने थ्रेट किया हो? मुझे थ्रेट्स आती रही हैं, हम उठा लेंगे, हम इज्जत आपकी ख़राब करेंगे। पिछले 2 माह से मैं गायब हूँ, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा 2 माह से। जब भाइयों पर पर्चे हों और वालिद पे पर्चे हों तो फिर घर की औरतें ही निकलती हैं। अल्लाह पे यकीन है, ईमान है, इंशाल्लाह वो मेरे लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा लेकिन आपके बारे में तासुर तो ये है कि आपने अपना वोट बेचा है। वो कौन से लोग हैं इस वक्त लीडरशिप के अंदर जो खान साहब के विजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? KPK से टीम साहिबा आपको कोई रिलीफ दे सकती? कि वो अपनी टिकटॉक पे थोड़ा सा कम तवज्जो दे। बिलावल भुट्टो साहब को क्या पैगाम देगी? आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि बिलावल ने उनकी नाना और माँ की सियासत को किस तरह रोंदा है। जला से मुनीर साहब जी। की, उनको कोई पैगाम आप दें? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS। ये पॉडकास्ट एक दबंग बाप की दिलेर बेटी के नाम। जिस दिलेर बेटी का जिक्र मैं कर रहा हूं उनके दबंग वालिद साहब का जिक्र करना मैं यहाँ मुनासिब समझूंगा, क्योंकि उस दबंग वालिद का ताल्लुक पंजाब के शहर हाफिजाबाद से है। और हाफिजाबाद में कौन इनको नहीं जानता, और हाफिजाबाद की वसातत से पूरा पाकिस्तान मेहदी हसन भट्टी को जानता है। मेहदी हसन भट्टी वो सियासी शख्सियत हैं जो 4 बार मुल्की सियासी उफक पर बतौर MPA खिदमात अंजाम देते रहे, फिर 2 बार MNA रहे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से इनका ताल्लुक रहा। उठान इनकी पॉलिटिकल करियर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होती है, इनफैक्ट इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI से होती है। 82 में बतौर MPA मुंतखब होकर ईवान में कौमी सूबाई असम्बली में पहुंचते हैं। उसके बाद 85 में भी सूबाई असम्बली तक पहुंचते हैं। 88 का इलेक्शन लड़ते हैं। 90 तक इन्होंने इलेक्शन लड़के बतौर MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सूबाई असम्बली का रुख किया। 93 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA होते हैं। 97 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। उसके बाद ये 2002 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टिकट नहीं मिलता, बावजूद मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन करते हैं और मुस्लिम लीग काफ से भी ये अपनी जीतने की रवायत को बरकरार रखते हैं। 2008 का इलेक्शन भी जो है वो कंटेस्ट किया जाता है। 2013 में इन पर्टिकुलर सख्तियों का जमाना बढ़ने लगता है और फाइनली तब्दीली इनके यहाँ भी आती है और 2014 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेते हैं। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही इनके घर बतौर MNA जो है, क्योंकि इन्हें बतौर MNA टिकट मिलता है। शौकत भट्टी साहब जो इनके साहबजादे हैं, वो भी फाल सियासी कारकुन है, सियासी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। यानी इनके घर की एक नशस्त 2018 में बतौर MNA की होती है। और उसके बाद 2024 में हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि ना तो मेहदी हसन भट्टी नजर आते हैं, ना उनके 9 साहबजादे इंक्लूडिंग शौकत भट्टी साहब और फिर कमिंग टूवर्ड्स इमरान भट्टी साहब, कोई भी नजर नहीं आता है। और उनकी साहबजादी तने तनहा इलेक्शन लड़ती हैं NA67 से, और एक ऐसे हलके से जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक और बड़ा सियासी खानदान अफजल तारड़ साहब की साहबजादी सायरा अफजल तारड़ को हरा के अनीका भट्टी साहिबा नेशनल असम्बली में पहुंच जाती हैं। तो अनीका भट्टी साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जितनी सख्तियां इनके ख़ानदान पे हैं, इनका जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है वो बहुत तगड़ा है। लेकिन ये कौमी असम्बली में कैसे पहुंच गई, और एक ऐसी फैमिली जो कंजर्वेटिव फैमिली है जहाँ पे ख़वातीन उस तरह से हरावल दस्ता नहीं होती हैं सियासत में, अनीका भट्टी साहिबा के करियर पे भी नज़र डालेंगे और आजकल ख़ास तौर पे जिस कड़े वक्त से ये गुजर रही हैं उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। जज़ाक। तो आप इसे आगाज करते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो आपका है, लेकिन आपका पॉलिटिक्स में आ जाना, अमली सियासत में कदम रखना और बतौर मेंबर नेशनल असम्बली कौमी असम्बली का रुकन होना, ये कैसे हुआ? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पहले वालिद साहब हमेशा सियासत में रहे हैं, उसके बाद मेरे भाई रहे हैं। चूँकि 9 मई जो हमारे मुल्क में बनाया गया है, यानी कि किया गया है, परफॉर्म किया गया 9 मई, और उसको डाला गया खान साहब पर, तो तब से मेरे भाई पे 34 पर्चे हो गए थे 9 मई के। हर ज़िले में 2-3 शौकत भट्टी जो कि पिछले 2018 में PTI के MNA रहे हैं। तो उन पे 34 पर्चे थे। छोटे मेरे भाई इमरान हैदर जो इस टाइम सदर है PTI का, उन पे 8 पर्चे हैं। उससे मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। एक भाई पे 3 पर्चे हैं, एक भाई पे 2 पर्चे हैं। अब ये बताएं कि जब भाइयों पर पर्चे हों और वालिद पे पर्चे हों तो फिर घर की औरतें ही निकलती हैं।
इसलिए मुझे आना पड़ा। सो यू आर इनटू द पॉलिटिक्स बाय चॉइस या बाबरे मजबूरी? नहीं, मजबूरी में। मैं बिल्कुल एक घरेलू खातून थी और इस निज़ाम ने, आपके पाकिस्तान के निज़ाम ने मुझे घरेलू खातून को घर से उठा के असम्बली में बिठाया, मजबूर किया गया है। मजबूरन आप नेशनल असेंबली में पहुंच गई हैं? जी, मुझे मजबूरन आना पड़ा। आपको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने में कोई रुकावट नहीं हुई? जी नहीं, मेरे भी रिजेक्ट किए गए हैं। हमने, क्योंकि मेरे ट्राइब्यूनल में मेरा केस भी गया था, हालांकि मैं बिल्कुल न्यू एंट्री थी मेरा कोई गुनाह नहीं था, कोई मेरे पे पर्चे नहीं थे। मेरा केस भी ट्राइब्यूनल में गया है, मुझे वहाँ से इंसाफ मिला और मुझे वहाँ से ही जज साहब ने कहा, हमारे एक माशाल्लाह से हफ्ज़ाबाद के बड़ी नामी ग्रामी हस्ती हैं, उन्होंने उधर ये एतराज़ किया था कि इसका भाई और इसका हस्बैंड पीओ है, तो जज साहब ने कहा कि वो खुद तो पीओ नहीं है, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। जी, इसलिए उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी। ठीक, तो अब जब आप बतौर मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से कौमी असेंबली में पहुंच गई हैं जी, तो उसके बाद आसानियां हो गई हैं? नहीं, मैं तो जब से असेंबली में गई हूँ तो असेंबली मैंने तो कोई एमएनएशिप नहीं इंजॉय की। भाग दौड़ी है, पर्चे हैं, रेड्स हैं, हम तो तब से सफ़र कर रहे हैं। मैं असेंबली में आके भी सफ़र कर रही हूँ। अभी मैंने देखा है आपके ऊपर एक पर्चा है, और पर्चा ये है कि आपने एक 40 इंच की एलईडी, 1.5 टन का एसी और रेफ्रिजरेटर ये चोरी किए हैं। अनीका भट्टी साहब, आपके ऊपर पर्चा है और फिर आपके भाइयों पर भी है। बड़ी हैरत की बात है कि आपने 40 इंच की एलईडी चोरी की है। बड़ी हैरत की बात है कि एक औरत भी चोर हो गई है। ये तो हमारा निज़ाम है कि जहाँ पे चले मर्द तो चोरी करते ही हैं, तो अब ये तो आज हमें औरतों को चोर बना रहे हैं, कल को हमारे बच्चों को भी चोर बनाएंगे। वेरी शेमफुल एक्ट। नहीं, ऐसा नहीं किया आपने? नहीं, मैं क्यों ऐसा करूँगी? फिर एफआईआर कैसे होगी? मुझे तो खुद को भगाया जा रहा है। जब से पिछले 2 माह से मैं गायब हूँ, मंजर से गायब हूँ। मैं अपने घर नहीं गई, मैं अपनी फैमिली में नहीं गई, मैं अपने बच्चों के पास नहीं गई, तो मैंने चोरी कैसे करनी है? पिछले 2 महीने से आप अपने बच्चों के साथ भी नहीं मिली? जी नहीं। फ्रॉम लास्ट 2 months? जी नहीं, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा 2 माह से। 2 माह से आप अपने बच्चों से नहीं मिली? बच्चे क्या करते हैं आपके और किस एज के हैं? जी, मेरे एक बेटा 12 साल का है, एक बेटा 9 साल का है और बेटी मेरी 5 साल की है। दोनों बेटे मेरे सोनियन हैं और वो बोर्डिंग में रहते हैं, और बेटी मेरी फैमिली के पास रहती है। क्या वजह नहीं मिलने दिया जा रहा? आपको पता है आईनी तरमीम के सिलसिले में जो ये 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए हैं, उस पे मेरे वालिद साहब पे, मेरे भाइयों पर प्रेशर डाला गया है कि हमें वोट दें। बट मैंने खान का वोट लिया है, मैं वो कैसे ख़यानत कर दूँ? बेशक मैं एक औरत हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर भी तो है ना। नहीं, लेकिन आपके बारे में तासुर तो ये है कि आपने अपना वोट बेचा है। क्यों बेचा है? आपको पता है कि मेरे वालिद साहब को, जब मैं तो डिसअपीयर थी और अपनी पार्टी के पास थी, मेरी पार्टी जानती है कि मैं और मेरे भाई उनके पास थे। मेरे वालिद साहब को पीछे से उठा लिया गया, मेरे हस्बैंड को पीछे से उठा लिया गया। मेरे वालिद साहब, आप जानते हैं, उनको हार्ट पेशेंट है पिछले 40 साल से, उनको 8 स्टंट डले हुए हैं। वो सोरेसिस के मरीज़ हैं, वो आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, वो शुगर के मरीज़ हैं, और हालिया ये जून में उनकी मेजर सर्जरी हुई है जिसमें उनकी आंतें निकल गई हैं, रिमूव कर दी गई है। उनको कॉस्टमोलॉजी बैग लगा हुआ है और 75 साल की उनकी एज है। और आप ये बताएं कि ये तो मैं बदकिस्मती समझती हूँ कि एक 75 साल का बूढ़ा बाप बेटी की वजह से सफ़र कर रहा है, उसको अबडक्ट करके उसको हबस बेजा में रखा गया है, उनको मेडिसिन नहीं दी गई, उनको खाने पीने को कम दिया गया है, और हार्ट पेशेंट एक दिन भी मेडिसिन ना ले तो उसकी क्या हालत होती है, यह आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। मेरे वालिद साहब के साथ जुल्म सितम किया गया, और एक बेटी के लिए बाप को इस हालत में रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेटियां कहते हैं ना, ये चारपाई की वारिस होती हैं। तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि ये कच्चे के डाकू, हमने तो पहले सुना था कच्चे के डाकू मौजूद हैं पाकिस्तान में, अब शायद ये पक्के के डाकू आ गए कि जो ना औरत की चादर का लिहाज कर रहे हैं, ना चारदीवारी का तकद्दुस का लिहाज कर रहे हैं। मैं ये हाजी जो चौधरी इम्तियाज़ हैं, उनकी मिसेस ने, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, तो वो बता रही थी कि एक बूट वाले ने मेरे पैर पे बूट रखा। आप ये बताएं कि आप जंग भी कर रहे हैं तो किस से कर रहे हैं?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, जिनके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमारा ये मुल्क बना है, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम तब उस ज़माने में दी थी, जंगों के जब जंगें होती थी तो वो कहते थे कि औरतों और बच्चों को कुछ ना कहो। आपको किसी ने थ्रेट किया हो? ये आप थ्रेट की बात करते हैं। मेरे वालिद साहब को उठा के मुझे थ्रेट नहीं किया है। मुझे थ्रेट्स आती रही हैं, हम उठा लेंगे, हम इज्जत आपकी ख़राब करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपके टेलीफोन पे ज़ाहिरी बात है। मैसेजेस आते थे? जी, मैसेजेस आते थे। प्राइवेट नंबर से? जी, प्राइवेट नंबर से। मेरे हस्बैंड को धमकियाँ दी गई हैं, मेरे वालिद साहब को धमकियाँ दी गई हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको सबसे बड़ी मैं धमकी एक क्या आज़ाद है? शहरी हूँ। मैंने 2,11,000 वोट जो मेरी आवाम ने मुझे दिया है और उन्होंने मेरे पर एतमाद किया है, मैं कैसे उनका एतमाद खाक में मिलाऊं? आपको सबसे बड़ी धमकी क्या मिली? यही कि हम आपको उठा लेंगे और हम, ये जंग है और इस जंग में हम ना औरत की इज्जत का लिहाज करेंगे ना किसी बच्चे का करेंगे। ये किसने कहा आपसे? जाहिर बात है, आपको पता है, जो हमारे पक्के के डाकू हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है जो आप लगा रही हैं। नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं है, कहा गया है। तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं, देखे ना, मैं एक औरत हूँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकती, मैं अपना बचाव ज़रूर कर सकती हूँ, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकती हूँ। औरत, कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरत को एक मुकाम दिया हुआ है। मैं तो शायद जब निकली थी ना, तो मेरे लिए निकलना भी बहुत मुश्किल था। मैं जस्ट, आप यकीन माने, मैं 2 दिन रोई थी इस बात पे कि मुझे बाहर क्यों आना पड़ा है। फिर मैंने ज़हन में ये सोचा कि बीबी ज़ैनब भी तो इस्लाम के लिए बाहर आई थी, तो अगर मुझे मेरे मुल्क के लिए बाहर आना पड़ रहा है तो क्या है, मैं कोई बीबी ज़ैनब से ज़्यादा बड़ी हूँ? मैं तो उनके पाँव की खाक बराबर हूँ। मैंने ये अंदिया ज़हन में रख के मैं बाहर आई थी। मेरी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, मैंने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मैंने कोई किसी को तंग नहीं किया, मैं तो एक घरेलू खातून हूँ। तो जब धमकी आ रही थी तो आपका जवाब क्या होता था? मैं रिप्लाई नहीं करती थी। यू रिमेंड साइलेंट? जी। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। इतनी तंगी है, इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है, बच्चों से 2 महीने से आप मिली नहीं है, वालिद साहब आपके क्रिटिकली जो है इस वक्त वो बड़े जब मेरे क्रिटिकल वालिद पेशेंट साहब है। को इन्होंने छोड़ा था ना, तो उस वक़्त वो इतना ट्रॉमेटाइज़, मतलब इतने ट्रॉमे में थे कि वो 3-4 दिन बेहोश रहे हैं। उनको होश नहीं आया, उनको बुखार हो गया था, उसके बाद वो स्टेबल हुए, क्योंकि उनको मेडिसिन नहीं दी गई थी उनकी। एक इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क में क्या है कि एक औरत को ज़लील करने के लिए उसके बाप को उठाया जाए। मैं मर्द तो नहीं हूँ, मर्दों से मुकाबले होते हैं। तो आप इतनी मुसीबत में खुद भी हैं, अपने वालिद साहब को भी डाला हुआ है, पीटीआई छोड़ दें। मैं पीटीआई क्यों छोड़ूं? मैंने 2,11,000 वोट, मेरे हलके की 13.5 लाख आबादी है। नहीं, वालिद मैंने, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हस्बैंड फैमिली इंपॉर्टेंट है या पीटीआई इंपॉर्टेंट है? हम सियासत नहीं करते हैं। मेरे वालिद साहब का भी ये मोटो था, मेरे भाई का भी और मेरा भी। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। नहीं, ये आपने हमारे लिए इबादत आपने है। कौन सी, देखें आप तो पर्टिकुलरली पीटीआई में आई हैं, आपने तो सियासी तौर पे आंख पीटीआई में खोली है, जी। लेकिन आपकी फैमिली ने कौन सी पार्टी है जो नहीं छोड़ी? आपने नून लीग से शुरू किया, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, आप काफ लीग में रहे, जहां वो कहते रहे वहां आप जाते रहे, अब वो कह रहे हैं छड़ दो पीटीआई, तो तुसी पीटीआई नहीं छड़ दे। एक्चुअली में मेरे वालिद साहब ने हमेशा सियासत किया अपने हलके के लिए, अपने ज़िले के लिए, अवाम के लिए। मेरे वालिद साहब ने अगर पार्टी कोई चेंज भी की है तो वो इस वजह से कि मैं, मतलब कि सीट लेके तो मैं अपने ज़िले की तरक्की के लिए काम करूं। हमने तो अपने ज़िले का ही सोचा है। हाँ, अपना मुफाद तो कोई भी नहीं देखा, बेशक पार्टीज चेंज भी की हैं। तो अब भी अपना जिले का ही सोच लें कि ऐसे तो चलने ही नहीं देंगे अब वो। मेरे ज़िले के लोग मुझे ये हुकूमत इजाज़त में नहीं होंगे तो देते। कोई काम करेंगे ना। मेरे वर्कर मुझे ये परमिशन नहीं देंगे। आपने पूछा है वर्कर से? जाहिर बात है। क्या कहते हैं आपके जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या कैंपेन कहते हैं करने आपसे? जाती थी तो लोग मुझे ये कहते थे कि आप हलफ दें कि आप हमारा वोट खान को देंगी, खयानत नहीं करेंगी। आपका राब्ता पिछले दिनों आपके लोगों से हमारी बात हुई और आपके बारे में एक इम्प्रेशन बना कि पिछले दिनों आपने 26वीं आईनी तरमीम में अपना वोट बेच दिया है। जी नहीं, मेरे ज़िला की आवाम से राब्ता नहीं था, लेकिन मेरी पार्टी को मेरा पता था, क्योंकि मैं पार्टी के साथ नहीं, थी। लेकिन तासुर तो यही था कि पीटीआई से भी आपका राब्ता मुनक़ता हो गया है। नहीं, शानदाना गुलजार ने बार बार कहा है, उमर अयूब ने बार बार कहा है,
क्योंकि मैं उनके पास थी। ऑफर कितने की हुई थी आपको? नहीं, मुझे पर्सनली ऐसे कोई ऑफर नहीं हुई है। किसी ने कोई नहीं नहीं ऑफर? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ थ्रेट्स ही मिली हैं, मुझे ऑफर नहीं हुई। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यकीनन आपने अपने वालिद साहब को तो बचपन में भी देखा होगा और उनकी पॉलिटिकल उठान भी देखी और सब। तो ये जो फड्डे-वड्डे हैं, लड़ाइयाँ हैं, ये तो होती रही हैं जी। और आप भी साथ-साथ पॉलिटिकली मैच्योर हो रही थी, सीख रही थी वो देख के और फिर आपके बारे में ये है ना कि आप लोगों ने तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हेलीकॉप्टर पे फायरिंग भी की थी। जी, ये मेरे वालिद साहब के सियासत के दौरान है और तब मैं छोटी थी, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। इस इंसिडेंट का आपको लोग तो न- बताते होंगे। नहीं नहीं, मैंने कभी इसमें दिलचस्पी नहीं ली है। ये है कि मैं हमेशा से, जब से हम मतलब कि मैं बड़ी हुई हूँ, मैं देखती रही हूँ मेरे वालिद साहब पॉलिटिकल रहे हैं। तो हमारे घर जो भी मेरी सोशल एक्टिविटीज़ थी और मैं इंटरेस्टेड थी अपने वालिद साहब की सियासत में। तो लेकिन मेरा कोई मोटो नहीं था बाहर आने का। तो किस पार्टी में सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया आपने? ये तो मेरे वालिद साहब ही बता सकते हैं। मेरे ख़्याल में जो मैंने देखा है, अभी ये 2018 में मेरे भाई एमएनए थे और हमारी, चूँकि हाफ़िज़ाबाद एक बैकवर्ड एरिया काउंट होता था, वहाँ पे मेरे वालिद साहब ने, जब मैंने वहाँ से मैट्रिक किया था तो वहाँ पे कोई भी कॉलेज वगैरह नहीं था। तो मैंने उस वक़्त मेरे अब्बा जी एमएनए थे और मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि हमें ना इधर कॉलेज होना चाहिए हमारे ज़िला में। और मैं तब अपने वालिद साहब के साथ असेंबली भी गई थी। शायद 95-96 की बात है। तो वो वहाँ से अप्रूव भी करा के लेके आए थे। फिर हमारा इधर डिग्री कॉलेज बना था। उसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो मेरा ख़्याल है, मुझे ये लगता है कि ख़ान साहब के टेन्योर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे हाफ़िज़ाबाद में हुई है, क्योंकि उन्होंने हमें 400 बेड का हॉस्पिटल दिया है। पहले वाला हॉस्पिटल बहुत छोटा है आबादी के लिहाज से। उसके बाद उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी का तोहफ़ा दिया है। उसके बाद जो हमारी वो डुअल कैरेज रोड है, वो भी हमारे लिए बहुत मानी रखती है, यानी कि टाइम की बहुत बचत होती है, बहुत तो मेरा ख़्याल में, मेरे ज़ाती ख़्याल है कि हाँ, ख़ान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में डेवलपमेंट हुई है, हमारी ख्वाहिशात पूरी हुई। देखिए, नवंबर आ गया है जी। और नवंबर में एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि खान साहब अडयाला जेल से रिहा हो जाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सख्तियों का दौर खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि नवंबर में इमरान खान साहब रिहा होंगे? देखिए, मुझे ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह पे यकीन है और ईमान है कि अगर कुछ ज़मीनी खुदा बने हुए हैं, लेकिन वो एक ऊपर भी खुदा है, उसको मंजूर हुआ तो ज़रूर बाहर आएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि कबूलियत का वक्त हो गया है खान साहब इंशाल्लाह के लिए? इंशाल्लाह, इतनी आवाम दुआएं देती है। देखिए ना, जब मैं इस पे गई थी कैंपेन पे, तो मेरे सामने लोग, औरतें रोती थी। मैंने सिर्फ फीमेल के अंदर ही कैंपेन की है, मैंने मेल्स में कोई कैंपेन नहीं की। वो मेरे वालिद साहब और मेरे भाई करते थे। तो औरतें मुझे हाथ बांध के रिक्वेस्ट करती थी कि हमारा वोट आपने ज़ाया नहीं करना, और इतनी झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देती थी खान साहब को। अभी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इंतखाबात जीतेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वो खान साहब को रिहा करा देगा। आपको भी ऐसा ही लगता है? यानी पहले आप कहते थे एब्सोल्युटली नॉट और अमरीकी गुलामी नामंजूर, अब उसी अमरीका से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, उसी अमरीका पे तकिया कर रहे हैं कि अमरीका इमरान खान साहब को जिसने घर भेजा था वही अमरीका इमरान खान को रिस्टोर करेगा। नहीं, इस बारे में मैं, अलीमा आपा ने पहले कहा हुआ है कि ट्रंप हमारा अब्बा नहीं है जिसने हमें छोड़ना है। तो मैं भी यही कहूँगी कि मुझे इस बारे में मतलब कि ये ठीक बात नहीं लगती है। जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो ज़रूर खान साहब को रिहाई मिलेगी। इसके अलावा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बड़ी आपने मुनासिब बात की है जो बहुत से लोग आपके नहीं कर रहे। कल मैं लतीफ़ खोसा साहब के साथ बैठा हुआ था, जी। तो खोसा साहब भी ये कह रहे थे जी ट्रंप आएगा, और बहुत सारे आपके पॉलिटिकली जो बड़े सीजन्ड लोग हैं वो हो ऐसी बातें करते हैं। हो सकता है उनको कोई ऐसी होप हो, मुझे नहीं। मुझे, मेरा ईमान अल्लाह पाक पे है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें और उनके लिए भी। अभी बुशरा बीबी रिहा हुई और बुशरा बीबी की रिहाई को कहा गया कि डील हो गई है को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पीटीआई के साथ कोई डील हो रही है? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को डील कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये र्यूमर्स हैं। कोई डील नहीं हो रही? नहीं, ऐसी कोई बात हो सकता है कि इस्टेब्लिश इमरान खान को डील की जरूरत ना हो लेकिन किसी और को हो। नहीं। लेकिन इमरान खान के बगैर पार्टी नहीं चल सकती। अगर कोई डील कर भी ले तो खान साहब के अलावा पार्टी नहीं चलेगी। तो क्योंकि ये पार्टी में, हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं कि जो डायरेक्टली खान साहब को ही चाहते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि उनकी पार्टी को कोई और चलाए। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने आंख पीटीआई में अब खोली है लेकिन विजन आपका बड़ा ब्रॉड है माशाल्लाह।
आप ये समझती हैं कि खान साहब रियल फेस ऑफ पीटीआई हैं? वो कौन से लोग हैं इस वक्त लीडरशिप के अंदर जो खान साहब के विजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैं ऐसे नाम तो नहीं ले सकती, बस लेकिन आप समझती हैं कि कुछ लोग ऐसे जी हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकती। इतनी वैसे आप दलेर तो हैं कि आप नाम ले सकती हैं। खान साहब बाहर होते तो जरूर लूंगी, जब वो बाहर रहेंगे। तो आप बताएंगी कि जी मैं बताऊंगी आपको, आपके कॉज को किस किसने नुकसान पहुंचाया? जी मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं खड़ी अच्छा, करना ये तो चाहती। आप बता सकती हैं ना कि उन लोगों का ताल्लुक पंजाब से या केपी से है? केपीके से। केपीके से लोग हैं जो जी इमरान खान साहब के कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि जितनी सख्तियां पंजाब वालों के ऊपर है उतनी केपीके वालों पे नहीं है? नहीं, उधर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूपोश हैं क़यादत में से, वो हमाद अजहर हों या मियां असलम इकबाल हों, अभी तक बाहर नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि खान साहब ने कहा कि आओ और आगे लीड करें। पंजाब में देखे ना, सारे एमएनएस यहाँ से रूपोश इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी मोहतरम सीएम साहिबा बैठी हुई हैं, और वो एक औरत है, और वो एक औरत को नहीं बख्श रही, यानी कि मुझे नहीं बख्श रही, तो वो किसी और को क्या बख्शेंगी? तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक औरत को वो रिलीफ नहीं दे रही हैं तो दूसरों को क्या देंगी? इसलिए वो मेल्स हैं, वो रूपोश हो वैसे गए। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, सीएम साहिबा आपको कोई रिलीफ दे सकती हैं? सीएम साहिबा तो कभी भी नहीं मुझे रिलीफ देंगी। दे सकती हैं? माइट बी पॉसिबल। देखिए, अभी जो आपने जिक्र किया कि जो तकलीफें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, वो किसी और की वजह से आ रही हैं, वो हुकूमत की वजह से नहीं, आ रही है कोई और? हुकूमत भी अंदर ही मुलविस है। देखिए, अभी आज का वाकया है, मेरे गांव में रेड हुआ है, 7 वापडा वाले हैं। कल रेड हुआ था तो ये ट्रांसफार्मर हमारे गांव के उठा के ले गए थे। देखिए, मेरे अलावा उधर आम पब्लिक भी है, गरीब पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं है गैस लाइट। कल से उन्होंने हमारा गांव का पूरा गैस का कनेक्शन काट दिया है, हमारे ट्रांसफार्मर उठा के ले गए हैं, और आज दोबारा रेड हुआ है। उसमें जो गरीब लोगों के घरों के बाहर मीटर लगे हुए हैं, जो पेमेंट्स भी हुई हैं बिल की, वो विद केबल्स उठा के ले गए हैं। तो ये मेरा ख्याल है सीएम साहिबा नहीं तो और कौन करवा रहा है? और वजह क्या है? ये क्यों रहा है? ये सिर्फ मुझे थ्रेट करने के नहीं, लिए। ये पूरे गांव में सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम है या और भी लोगों के साथ इशू है? नहीं, देखिए, पीटीआई की मैं एमएनए तो मैं हूँ, गांव वाले तो आम पब्लिक है, तो मेरी वजह से उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज करने के लिए, या मुझे प्रेशराइज करने के लिए उनको जलील किया जा रहा है। और ये मैम सीएम साहिबा ये नहीं देख रही कि अनिका एक औरत है, तो बाकी पब्लिक को क्यों मैं जलील कर रही हूँ? रात में वो इतनी अंधी हो गई हैं कि वो देखे ना, रेड कौन कराता है? हुकूमत है ना। पंजाब पुलिस जाती है मेरे घर, पंजाब की पुलिस जाती है, तो वो उनके हुक्म के बगैर तो नहीं जाती। ठीक। मेहदी हसन भट्टी साहब ने गुज़श्ता रात एक वीडियो मैसेज जारी किया जी। और उसमें मेरे लिए तो बाइसे ताज्जुब इसलिए था कि इतना दबंग आदमी वो ये कह रहा है कि मैं अपने पोते पोतियों की फीसें कैसे दूं, मैं 60 लोगों का जो खर्चा है वो कैसे उठाऊं, मेरे पास एक ही इनकम सोर्स था वो भी बंद कर दिया गया है, ज़मीनें जो हैं वो भी हथियाली गई हैं, पर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं जी। तो फिर हमें इजाज़त दें, फिर हम बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा भी सोच रहे हैं? आई मीन ये मैसेज क्यों देना पड़ा? मैं तो समझता हूँ कि उनको तो डट के खड़े होना चाहिए। और ये मैसेज क्यों आया, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि क्या सोच रहे हैं आप कि मुल्क से शिफ्ट हो जाएं आप? जी, वालिद साहब ने जो ये कहा है, देखें, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनसे ये हमारे पास ये ज़मीन 7वीं पुश्त से है, ये किसी के बाप की नहीं है। कोई भी आके उधर डाले खड़े करके कहे कि इसको आपने कटाई नहीं करनी। हमारा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हमारी ज़मीनें हैं, हमने हक हलाल का खाया है। हमारे वालिद ने कभी करप्शन नहीं की, मेरे भाई 20 साल हो गए हैं सियासत में, उसने कभी करप्शन नहीं की। तो जब हमने हराम का नहीं खाना तो हमने हलाल का अपनी ज़मीनों से खाना है, तो हमारे लिए तो वो बहुत मानी रखती हैं हमारी ज़मीनें। नहीं, लेकिन अगर अब नहीं मिलती और ये सख्तियाँ बढ़ती हैं जी, तो फिर क्या मुल्क से बाहर शिफ्ट होने का प्लान है? नहीं, अभी तो जितनी देर मुकाबला कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। आपका नाम ईसीएल पे तो नहीं है? फ़िलहाल तो नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है। ये मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ कि मैंने फ्रिज चोरी की है। तो अब नहीं, तो वो एफआईआर की कॉपी नहीं देखी आपने? अब तो एक छोड़ के शायद 10 पर्चे होंगे, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि इधर तो मुझे मेरे भाइयों के भी नहीं पता था हमें कि हमारे पे पर्चे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह किया नहीं था। एक जगह के पे शौकत भाई
पे 3-3 4-4 पर्चे हैं। और मैंने असम्बली में भी कहा था कि मेरा भाई क्या सुपरमैन था जो एक ही वक्त में एक ही वाक़ये में इतनी जगह में मुलविस हो गया था। नहीं भाई तो वैसे आपके सुपरमैन है। मैं आपको ये बताऊं कि जितना करेजली उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जी करेजसली, और जितनी बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ खड़े हुए, वो भी वैसे सुपरमैन ही है। जी, अल्लाह उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइए कि आप असम्बली नहीं जा रही? असम्बली सेशन भी हो रहा है, सब चल रहा है, आपको तो म- नेशनल असम्बली में होना चाहिए। मुझे असम्बली जाने नहीं दिया जा रहा, मुझसे रिज़ाइन मांगा जा रहा है। अगर मैंने पाकिस्तान में जीना है तो मुझे रिज़ाइन देना पड़ेगा। नहीं, आपसे रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है कि आप बतौर सिटिंग एमएनए जी हाफिजाबाद से NA 61 से जी 67 से जी आप अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दें। जी, ये कौन कह रहा है आपको? आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आप रेजिग्नेशन दें? जी, लेकिन मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपनी आवाम के लिए अगर मैं इस हद तक आ गई हूँ तो आगे भी मैं फेस करूंगी इस चीज़ को। और अब तो आर्टिकल 63A जो है, जी जो डिफेक्शन क्लॉज है, उस हवाले से भी तरमीम जो वजाहत है सुप्रीम कोर्ट की आ गई है। अब आप डिस्क्वालीफाई तो हो जाएंगे लेकिन वोट काउंट होगा। जी तो डिफेक्शन क्लॉज वाला मामला भी हल हो गया है। आने जी, वाली अगर कोई 27वीं तरमीम आती है 26वीं तरमीम के बाद, तो 27वीं तरमीम में भी प्रेशर तो डाला जाएगा। तो तो जितना प्रेशर अभी आ गया है तो अब तो मेरा ख्याल टूटने के करीब ही होंगे। अब तो सब्र का पैमाना लबरेज होने को होगा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा अल्लाह पे यकीन है, ईमान है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मेरे लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। लेकिन मैं ये एक पैगाम देना चाहती हूँ कि देखें, मैं एक औरत हूँ और औरत से लड़ाई तो कहीं भी नहीं देखी जाती। जंगों में भी औरतों को माफ़ किया जाता है। आपके साथ अभी 26वीं आईनी तरमीम में जब ये मैंने कहा इंप्रेशन बना कि आपका आपने वोट जो है अपना बेचा है, जी वोट कास्ट तो नहीं किया लेकिन इस हवाले से कोई डील कर ली है, तो और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है। जी और उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। जी जैन कुरैशी साहब जो है वहाँ बैठे हुए थे गैलरीज में जाके। तो ये जी आप कह रही हैं कि आप औरत होकर डटी हुई हैं, जी, तो इन लोगों को क्या हुआ? देखिए वो उनका मैटर है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे जितनी हिम्मत दी, मैं अपना ज़र्फ ज़रूर नहीं, इसका दिखाऊंगी। मतलब ये कि उन पे शायद आपसे ज़्यादा प्रेशर आया होगा। माइट बी पॉसिबल, आपसे भी ज़्यादा प्रेशर आया तो इसलिए वो हो सकता है, अपनी वफादारी तब्दील कर गए। हो सकता है। तो इतना प्रेशर अगर आप पे आ गया तो आप भी चेंज कर लेंगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नहीं, ये तो आप अभी कह रही हैं ना। जी लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको मजीद प्रेशराइज किया जाता है, आपको लगता है हालात, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, खुल के सांस लेने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि मजीद जो है मुश्किलात बढ़ा दी जाए आने वाले दिनों में। देखिए, ये 2 माह से मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। 9 मई यानी लास्ट ईयर मार्च 2023 से हम इसी कंडीशन में हैं। मैं MNA बन गई हूँ, फिर भी यही कंडीशन है। जब से 9 मई का वाक़या हुआ है, तो हम तो तब से प्रेशर में हैं। और अगर 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 2 साल अगर हमने फ़ेस किया है, तो इंशाल्लाह हम आगे भी फ़ेस कर लेंगे। अच्छा, अल्लाह हमें हिम्मत दे, अल्लाह पाक मुझे हौसला दे। आमीन। अच्छा, अभी जब आप सियासत में आ गई हैं, प्रैक्टिकली कदम रख दिया है, जी। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? और आपका जो फ्यूचर प्लान्स है वो क्या है? अब आपने सियासत करनी है या आपको लगता है ये इंटरिम अरेंजमेंट है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है? असल में ये तो भाइयों का काम था वाले साहब के बाद, जी, आप तो मजबूरन आ गई हैं। जी। तो इसके बाद फिर आप इससे एग्जिट लेंगी और आप कहेंगी नहीं अब आपका काम है, आप जाने, आपका काम जाने। देखिए, मैं आई तो इत्फाकन हूँ, तो आगे मैं हूँ या ना रहूँ, ये मेरे वालिद साहब और मेरे भाई फ़ैसला करेंगे। मैं इस आपका बारे अपना में कुछ फैसला नहीं क्या कह है? सकती। जी? आपका अपना फैसला क्या है? नहीं, मेरे वालिद साहब और मेरे भाई ही करेंगे। नहीं, लेकिन आप क्या महसूस उनका कर रही हैं मेरे नेशनल वालिद असेंबली साहब में? का जो हुक्म होगा, मैं उसकी तामील करूँगी। मैंने पहले भी उनके हुक्म की तामील की है, मैं अब भी करूँगी। और खान साहब का हुक्म कितना माने रखता है? वो मेरे वालिद साहब का और उनका मसला है, मेरा नहीं। कभी खान साहब से मुलाकात का इत्तेफाक हुआ? जी नहीं, नेवर। नहीं। खान साहब आपको जानते हैं? आई डोंट नो। मतलब मैंने मुलाकात नहीं की है, तो इसका मतलब जानते तो होंगे, क्योंकि शौकत भाई उनके साथ काफ़ी टाइम रहे हैं। इंस्पायर्ड हैं आप भी खान साहब से? वियन तो उनका और मेरा सेम ही है। ठीक, लेकिन मतलब जितना मैडली लोग खान साहब को फॉलो करते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्या वो जुनून उतना ही है या आपको लगता है कि नहीं बस? बिल्कुल है। देखिए ना, मैंने उनकी टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है और मैं आज उनकी MNA हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे में वो जुनून ना हो। ठीक। अच्छा, मुझे मुझे ना आप क्विकली, हम वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड, बहुत सी खवातीन आपको देख रही हैं
जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जी खान साहब के लिए सोचते हैं और पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी देख रहे होंगे, तो वो आपके बारे में कुछ मजीद जानना भी चाहते होंगे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू फील, कि आपकी ताकत क्या है, और कोई ऐसा कोई दिलचस्प वाकया आपका जो बचपन का आपको याद हो अब्बा के साथ, जो आप बताना चाहें। देखिए, मेरी स्ट्रेंथ सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद मेरे वालिद साहब हैं और उसके बाद मेरे भाई हैं। तो अल्लाह पाक ने कभी कभी मैं मायूस हो जाती हूँ जब तो मुझे मेरे भाई कहते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको चूज़ किया है 13.5 लाख आबादी के लिए, तो आप उनकी उम्मीदों पे पूरी उतरो। अल्लाह पाक हर किसी को तो चूज़ नहीं करते ना, तो अगर उन्होंने मुझे चूज़ किया है तो मेरा ख़्याल है मुझे अपनी पब्लिक के लिए, अपने ज़िला की आवाम के लिए ज़रूर जो है वो आगे जाना चाहिए। बचपन के बारे में जो पूछ रहा हूँ ना, कि अमूमन बच्चों से पूछते हैं क्या बनोगे, तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, अब ये ट्रेंड टूट रहा है, तो जी बचपन में आपने कभी सोचा था बड़ी हो कि एमएनए बनूंगी, या जी कभी नहीं, कहा था मेरी कि मुल्क ख्वाहिश की थी वजीर कि आजम मैं या वजीर आला पंजाब बन जाऊंगी? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे नहीं बनने दिया। तो ये तो इत्तेफाकन ही है, मैंने बनी हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ज़मीनें आप कितनी ज़मीनों की मालिक हैं? मेरे अपने ज़ाती नाम तो मेरा ख्याल है 25 एकड़ है। और वहीं से पैसे आते हैं? जी नहीं, माशाल्लाह मेरे हस्बैंड की भी हैं सारी, तो हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट करते हैं। टैक्स रिटर्न तो फाइल करते ही होंगे ना, जी जाहिर है जी आप जी इनकम जी टैक्स गोशवारे तो जाते ही होंगे, और जी। वो इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराए होंगे आपने, तो एसेट्स बियॉन्ड मींस के सिलसिले में भी मैं पूछना चाह रहा हूँ नहीं, ना। मोस्टली ज़्यादातर एसेट्स के मालिक तो मेरे हस्बैंड ही हैं। और कितने के पैसे हस्बैंड, यानी वो आपको लगता है कि, और जाहिर है आप तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस आप करते होंगे, जानते हैं कि हक हलाल की कमाई में कितनी बरकत होती है, तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आई एम वेरी हैप्पी। गाड़ियाँ वाड़ियाँ कौन सी पसंद है आपको? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है नहीं, गाड़ियों का। हाफजाबाद से मेहदी हसन भट्टी साहब की साहबजादी हो, सिटिंग एमएनए हो, और प्रोटोकॉल ना हो, डाले वाले आगे पीछे गार्ड्स। जी, देखिए, मेरे वालिद साहब ने हमारी तरबियत ऐसी नहीं की है। जब उन्होंने हमें कहा है कि आपने हक हलाल का खाना है, और साथ में उन्होंने हमें सिंप्लिसिटी का दर्स भी दिया हुआ है। हमारे घर कोई गरीब आए या अमीर आए, वालिद साहब ने कहा है कि आपने उसको ऊपर बिठाना है और ख़ुद सर्व करना है खाना शाना। तो हमें बचपन से आदत है कि कोई भी मेहमान हमारे घर बगैर जूती के भी आए तो हम उसको ऊपर बिठा के मैं खुद खाना सर्व करती हूँ। तो हमें सिंप्लिसिटी में रहने की आदत है, प्रोटोकॉल की नहीं। ऐसी सादगी आपने नेशनल असेंबली में देखी है? जी हाँ। वहां पे तो आप खड़े हो जाते हैं तो आपको कितार अंदर कितार गाड़ियां, और आपको ऐसी ऐसी ऑटोमेटिक किस्म की गन्स नजर आती हैं गार्ड्स के हाथ में। वो जिनके पास करप्शन का माल होता है उनके पास ही है, जिन जो हक हलाल का खाते हैं उनके पास नहीं है। कितने वो लोग हैं मेरे आप जैसे असेंबली के अंदर? मैं जी अब सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ मेरी कोलीग है आयशा नज़ीर जट, माशाल्लाह शी इज़ वेरी एजुकेटेड लेडी, और वो भी मेरी तरह सिंपल ही हैं। आपको लगता है कि वहां पे आप जैसे लोग भी हैं जी जी जो बिल्कुल। सादगी पसंद है? जी बिल्कुल। तगड़ी तकरीर कौन करता है नेशनल असेंबली के अंदर? सबसे ज्यादा अच्छी तकरीर किसकी लगी आपको अभी तक, मुझे उमर अयूब साहब की। जो ऑपोजिशन लीडर है आप? जी जी, ऑपोजिशन लीडर। इसलिए कि ऑपोजिशन लीडर है, या वाकई आपको नहीं लगता है नहीं, कि तगड़ी वैसे ही वो तकरीर? बड़ी दबंग तकरीर करते हैं। उमर अयूब साहब। जी जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर से आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो लीड करने की सलाहियत रखता है खान साहब के बाद? नहीं, मुझे तो खान साहब ही लगते हैं। नहीं, खान साहब के बाद नहीं, अल्लाह ना करे उनके बाद कोई आए, नहीं। वो खुद ही हो। अभी खान साहब जेल में है ना। अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी बढ़ के मारते हैं जी और लेके आते हैं, लीड करते हुए स्वाबी से निकलते हैं और बुरहान इंटरचेंज से बाज़ औक़ात वापस चले जाते हैं जी। और फिर मिलते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है देखिए, कि मैं एक औरत हूँ, तो मेरे ख्याल में एज ए वुमेनहुड मुझे तो शंदाना गुलजार इस काबिल लगती है। शंदाना गुलजार के बारे में तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी कनेक्टेड है, नहीं शंदाना नहीं, गुलजार हों या शेर अफजल मरवत हों। ये गलत, ये रूमर है। शंदाना का मुझे पर्सनली पता है, ये उसके बारे में गलत बात है। ठीक, अच्छा, अब लास्टली चंद मैसेजेस हैं। शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना चाहें आप? हुकूमत को ही दे दूँ। शहबाज शरीफ साहब के लिए इन पर्टिकुलर, शहबाज साहब को। शहबाज शरीफ साहब, देखे, मैं इस दफ़ा असम्बली में नहीं आई हूँ आज तक। 9 महीने में हमारे जो पीएम साहिब है वो हार्डली कोई 2-4 दफ़ा आए हैं, वो भी वोट कास्ट करने, और जब कभी आए हैं तो फ़ौरन चले जाते हैं। क्या मुल्क ऐसे चलते हैं? ज़्यादा आया करें। जब उन्होंने अपनी असम्बली में बैठनी ही नहीं है, ठीक। तो हमने क्या उनसे सीखना है और हमने क्या उनको बताना है? और देखें, वो इस टाइम पीएम है। जब हम स्पीचेस करते हैं, हमारे जो मसाइल होते हैं, जब सुनने वाला ही नहीं है कोई, तो फिर हम
मुल्क कैसे चलेगा। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब तक वो है ना तो असेंबली में ज़रूर बैठा करें। बिलावल भुट्टो साहब को क्या पैगाम देंगी? बिलावल साहब देखें, पहले बेनज़ीर के साथ मेरे वालिद साहब थे। बेनज़ीर हमारे गांव में हमारे घर पे उन्होंने रात स्टे की थी, और आप शायद मुझे याद है, मैं उस टाइम छोटी सी थी, मैं उनके साथ बैठी तो मैंने मैडम कहा था उनको, और उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं मैं आपकी फुफ्फो हूँ। बेनज़ीर साहिबा सिटिंग पीएम थी उस टाइम, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी फुफ्फो हूँ। तो देखिए मेरी ज़िंदगी में बेनज़ीर भुट्टो का बहुत रोल है, क्योंकि मेरे लिए वो एक रोल मॉडल है। शी वॉज़ वेरी नाइस लेडी, उन्होंने सियासत भी बहुत अच्छी की है, तो आई रियली लाइक हर। उनके बेटे होने के नाते बिलावल ने उनकी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि बिलावल ने उनकी बाप, नाना और माँ की सियासत को किस तरह रोंदा है। आपको लगता है कि उन्होंने उनकी लेगेसी को कैरी नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रोंदा है, पाँव तले रोंदा तो क्या है। पैगाम क्या बिलावल साहब के लिए आपका? मेरे ख्याल में देखें, वो एक ऐसी माँ के बेटे हैं, उनको अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो उनके वालिद लेकिन वो साहब चल नहीं सकते, क्योंकि उनके वालिद साहब का रास्ता बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर उनके वालिद साहब को और क्या उनको पैगाम ये देंगे? होना चाहिए कि मेरी वालिदा ने इस मुल्क के लिए जान दी है, तो इस मुल्क को में काला कानून लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो पार्ट प्ले किया है वो बिलावल साहब ने किया है। मुझे ये आसिफ बहुत आसिफ जरदारी इंतहाई, साहब को क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम नहीं दिया जा सकता। हो सकता है आपकी बात सुन लें, वो उस पर अमल भी कर लें उम्र के इस हिस्से में। नहीं कोई पैगाम नहीं? नहीं, उनके लिए मेरे पास नो वर्ड्स फॉर आसिफ नो जरदारी साहब। वर्ड्स जी। अच्छा, अब एक शख्सियत हैं जिनका नाम जनरल आसिम मुनीर है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? जी। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में कि ज़ाहिर है हमारी मुल्क की जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनका जो सरबराह है वो जी बहुत ताकतवर आदमी होता है, जी और बड़ी सिग्निफिकेंस है और बड़ी इंपॉर्टेंस है उनकी, जनरल आसिम मुनीर साहब की। जी उनको कोई पैगाम आप दें? जी, मैं बिल्कुल दूंगी। देखें, वो हमारे मुल्क के एक उस ओहदे पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो मैं ज़रूर उनको दूंगी कि काइंडली जो ये हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं, हमारी चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, जैसे कि चौधरी एजाज की बीवी के साथ हुआ है। तो मैं अपने जनरल साहब हाफिज़ साहब को ये पैगाम दूंगी कि काइंडली इस चीज़ पे फोकस करें। देखें, बल्कि उनके अलावा भी मैं ये कहूँगी कि जो हमारी सरहदों पे मुहाफिज हैं, हमारे फ़ौजी भाई हैं, हमें दुश्मन तो हम पे हमला करते ही नहीं है। हमारे अपने मुल्क में हमारे पक्के के डाकू जो हैं, वही औरत को बख्श नहीं रहे हैं, औरतों से जंग कर रहे हैं। तो मैं हाफिज़ साहब को ये पैगाम दूंगी कि काइंडली वो अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात पे तवज्जो दें। मौलाना फजल रहमान के लिए कोई पैगाम है? हाँ, उन्होंने हमेशा जमहूरियत को लेके चलना चाहे, लेकिन हमेशा नाकाम ही रहे हैं। अभी पीटीआई के साथ भी नाकाम ही रहेंगे? नहीं, मैं उनकी एक बात पे थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अभी ये जो 26वीं आईनी तरमीम में वोट किया है, तो उन्होंने जो ये शिक निकलवाई है ना, ये मिलिट्री कोर्ट्स वाली, तो वो अच्छा किया है। इसको मैं सराहूँगी। लास्टली, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए कोई पैगाम है? सीएम साहिबा को कि वो अपनी टिकटॉक पे थोड़ा सा कम तवज्जो दे के पाकिस्तान की दूसरी औरतें, जो पाकिस्तान में और भी औरतें मौजूद हैं, काइंडली उन पे थोड़ा सा फोकस कर लें, कि उनकी इज्जत भी उन जैसी ही है। इतना ना गिरे कि इनको कल को शर्म आए। मरियम नवाज के टिकटॉक्स की आपने जिक्र की, मैसेज भी आपने दे दिया। मरियम नवाज साहिबा ने आज ही एक तस्वीर पोस्ट की ट्विटर पे, मैं देख रहा था, वो ट्रैक्टर पे बैठी हुई हैं और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है वो लगदी पंजाब दी है, यानी वो पंजाब के साथ अपने आप को रिलेट कर रही हैं। और कश्मीर में जाती हैं तो कहती हैं मैं कश्मीर की बेटी हूँ। पंजाब से उन्होंने ना सिर्फ रिलेट किया, बल्कि लगता है कि किसानों का गम भी गलत करने की कोशिश की है, क्योंकि किसानों को पहले उन्होंने माफिया कहा और सारे किसान जो है वो चढ़ दौड़े पंजाब हुकूमत के ऊपर। तो आपको लगता है इस तरह से वो डिफ्यूज़ कर पाएंगी उस कंट्रोवर्सी को जो उनसे हो गई थी, और उसके बाद किसान बड़े सरापा एहतजाज से? जी देखें, ना तो वो पंजाब की बेटी हैं, ना वो कश्मीर की बेटी हैं, वो सिर्फ लंदन की बेटी हैं। पंजाब की बेटी मैं हूँ।
क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। जब उन्होंने किसान की बेइज्जती कर ली है उनको माफिया कह के, तो फिर अब वो अपोलोजाइज़ कैसे करती हैं? ये सब करके ये जो ड्रामा है वो हमारे ज़ख्मों पे मरहम नहीं लगा सकती। पहले उन्होंने हमारी गंदम का रेट कम किया, किसान का, उसको दबाया। फिर मेरे ज़िला, मैं पर्टिकुलर अपने ज़िले की बात करूँगी, मेरे ज़िला में 18 लाख बारदाना आया था, 18 लाख बोरी। मैंने असेंबली में भी ज़िक्र किया था। और टोटल इनके जो MPAs हैं और जो इनको मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने वो बारदाना आड़तियों को बेचा था और मेरा हाफिज़ाबाद का गरीब किसान सड़क पर लेकर गंदम बैठा रहा है। तो जब उस वक्त उन्होंने हमारा ख्याल नहीं किया, तो अब ये ट्रैक्टर वाला शो दिखा के मेरा ख्याल है हमारे ज़ख्म तो नहीं भरे हैं उन्होंने, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसान कार्ड का जो इजरा उन्होंने हाफिज़ाबाद में जाके किया है, मैं ये बताती चलूँ कि ये खान साहब का प्रोजेक्ट था जिसको अब वो लेके चल रही हैं और उन्हें ये लगता है कि हम उन्हें माफ़ी दे देंगे। कभी नहीं। हम ये साल किसान जो गंदम पे और जो अब हमारे साथ हुआ है, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए उन्हें ये इतनी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। टिकटॉक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का अब आपने जिक्र कर दिया है, तो लास्टली उन ट्रॉल्स को भी कोई मैसेज दे दें जो ट्रॉलिंग करते हैं, बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, और इसको जोड़ा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि PTI का जो सोशल मीडिया विंग है, जो बहुत ज़्यादा बदजुबानी करता है सोशल मीडिया के ऊपर, बदकलामी करता है लोगों के साथ, सोशल फैब्रिक को तबाह करके रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। काजी फायज ईसा साहब के साथ जो कुछ लंदन की सड़कों पे हुआ वो सब ने देखा, मस्जिद नबवी के अंदर जो आवाज़ें जुमले कसे गए वो सब ने देखे। तो ये जो कल्चर है वो PTI तबाह कर रही है। आप सबसे पहले तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा और फिर पैगाम दे दीजिएगा उन लोगों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से। काजी साहब के साथ तो जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। जस्टिफाई कर रही हैं आप? बिल्कुल। लोगों की गिरबाना तो कहा जाना चाहिए। ही डिजर्व इट। देखें, ये मुल्क है, इसमें और भी बहुत से इदारे हैं। वो होलली इसके मालिक नहीं थे जिस तरह के डिसीजन उन्होंने किए। बेशक मेरे एंटी किए या मेरे हक में किए हैं, मैं वो बात नहीं कर रही। तो दूसरा, मैं अपने जो ये PTI के आप कह रहे हैं सोशल जो है टीम है, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली वो ही पहल कर लें, क्योंकि हमारी हुकूमत से पहल नहीं होनी। अगर मैं उनकी बहन हूँ, PTI की वर्कर्स, PTI की सपोर्टर, वोटर उनकी बहनें हैं, तो जैसा वो हमें चाहते हैं वैसा ही बाकी पाकिस्तान की तमाम औरतों के साथ भी वैसे ही रवैया रखे। वो CM साहिबा हो या कोई नून लीग की औरत हो, कोई PP की हो, क्योंकि औरत औरत होती है और ये कोई फ़र्क नहीं होता कि वो किस पार्टी में। कि मैं उनको ये कहूँगी कि मैं PTI में हूँ तो आप मेरी इज़्ज़त करें तो उनकी नहीं करें, ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सब औरतों की इज़्ज़त उनके हाथ में होती है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मुझे गलत एक्ट लगता है अगर होता है तो। अनिका भट्टी साहिबा, it was an absolute pleasure having you on the show. I hope you spoke your heart out. थैंक यू। Thank you very much for being Thank with you us. so much. अनिका भट्टी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है, आई होप यू एंजॉयड इट, और हमने पूरी कोशिश की है कि जो ये कहना चाहती हैं और इनकी बात आप तक बराह रास्त पहुंच सके। हम सिर्फ एक मीडियम है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। तो दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।